हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेल्स एस फेज में एंटर करती हैं। मैंने आपको वहां पे बताया कि एस फेज में सेल को एंटर करने के लिए और एस फेज में पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए वहां पे एक सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, जिसको कहा जाता है साइक्लिन ए सीडी के टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एस फेज में साइक्लिन ए सी डी के टू कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया कि जीवन फेज में साइक्लिन ए सी डी के टू कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हेटेरोडाइमर बन जाता है, लेकिन इसको इनहिबिट रखा जाता है बाय सीकेआईज। ठीक है, और जैसे ही सेल्स लेट जीवन को क्रॉस करके, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस करके जीवन टू एस ट्रांजिशन के टाइम पे पहुंचती हैं और एस फेज में एंटर करने लगती हैं, तब उन इनहिबिटर्स को क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। कैसे डिग्रेड किया जाता है मैंने आपको इसके बारे में भी बताया। ठीक है, जैसे ही इनहिबिटर्स डिग्रेड होते हैं, ये साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही एक्टिव होते हैं, ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन मशीनरी को एक्टिवेट करते हैं। रेप्लिकेशन मशीनरी जो भी है को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन मशीनरी जैसे ही एक्टिवेट होगी, तुरंत क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, और अब ये सेल्स कहां पहुंच गई हैं, ये सेल्स पहुंच गई एस फेज में। ठीक है, और एस फेज में होगा क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए की दो कॉपीज बनेंगी। ठीक है, डीएनए की दो कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए की दो कॉपीज बनेंगी और इन दोनों कॉपीज को कहा जाता है, इन दोनों कॉपीज को कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे इनिशिएट होता है, ये सब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहां पे बन जाते हैं, एस फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स बन करके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स एंटर करती हैं, एस फेज से सेल्स एंटर करती हैं जी टू फेज में, जहां पे क्या क्या चीजें चेक की जाती है। मैंने आपको चेक पॉइंट्स वाले जो जो मेरा लेक्चर है वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टेटस चेक किया जाएगा कि ठीक तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, सेल की ग्रोथ चेक की जाती है। ठीक है, डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। तो कोहेसिन के बारे में बात करते हैं। कोहेसिन क्या होता है, कोहेसिन्स जो होते हैं, कोहेसिन्स बेसिकली प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, और ये मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं, मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट्स, फोर सब यूनिट्स, फोर सब यूनिट्स होती हैं इनमें। ठीक है, चारों सब यूनिट कौन कौन सी हैं फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, पहला है SMC1, SMC3, SCC1 एंड SCC3। ठीक है, तो कोहेसिन्स में चार सब यूनिट्स होती हैं, SMC1, SMC3, SCC1 और SCC3। ये SCC1 को RAD21 भी बोलते हैं, इसको RAD21 भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको RAD21 भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बात अगर हम लोग करें SMC1 और SMC3 की, तो ये बेसिकली SMC प्रोटीन फैमिली के मेंबर हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ SMC प्रोटीन फैमिली। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोटीन SMC प्रोटीन फैमिली के मेंबर हैं ये। एक बात तो ये हो गई। दूसरी इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास एक हैविंग ए लॉन्ग क्वाइल्ड कॉइल फ्लैंक्ड बाय a globular 80 page domain, 80 page domain।
ठीक है, इसके पास एक कॉइल्ड कॉइल रीजन अभी बना के दिखाता हूं, एक कॉइल्ड कॉइल रीजन होता है जिसमें एक ग्लोब्यूलर 80 पेज डोमेन होता है। ठीक है, ये 80 पेज डोमेन जो होता है, 80 पेज डोमेन interact with SCC1 and SCC3 to form a ring structure। ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना के आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनके पास में SMC1 और SMC3 के पास में एक क्वाइल्ड क्वाइल रीजन है। इस तरीके से यहाँ पे एक क्वाइल्ड क्वाइल है, इस तरीके से ये क्वाइल्ड क्वाइल है। ठीक है, ये है SMC1। ठीक है, ये SMC1 है। ठीक है, और ये है SMC3। ठीक, ये क्वाइल्ड क्वाइल है और ये इनका ग्लोब्यूलर हेड है। ये ग्लोब्यूलर रीजन है जो 80 पेज रीजन है। ये है SMC3, ये है SMC3। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ में, SCC, ये है SCC1 और किसके साथ में, SCC3 के साथ में। ठीक है, ये है SCC3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है कोहेसिन का। ठीक है, ये क्वाइल्ड क्वाइल रीजन हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और यही जो रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, यही सी रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को लिंक करने का काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो बात रही एसएनसी प्रोटीन की और जो कोहेसिन्स की सब यूनिट है उनके बारे में। ठीक, तो ये तो बात रही कोहेसिन की, कोहेसिन के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोहेसिन्स जो होते हैं, कोहेसिन्स are loaded to DNA in the G1 phase of the सेल साइकिल। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, डीएनए पे जो कोहेशंस की लोडिंग होती है वो जीवन फेज में ही हो जाती है। ठीक है, और कोहेशंस को लोड करने के लिए वहां पे कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाय द किसके थ्रू, बाय द कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स, कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स। ठीक है, कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स होते हैं, वो कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स होते हैं SCC2 एंड SCC4। ये कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, SCC2 और SCC4 ये कोहेसिन लोडिंग फैक्टर्स होते हैं और ये काम करते हैं जीवन फेज में। जीवन फेज में क्या करते हैं, ये यहाँ पे कोहेसिन को लोड करते हैं। ठीक है, लेकिन जीवन फेज में जो कोहेसिन आकर के डीएनए से जुड़ता है ये बहुत डायनेमिक होता है। ठीक है, दिस कोहेसिन डीएनए interaction is dynamic। ठीक, ये डायनेमिक होता है। ठीक, डायनेमिक मतलब ये हुआ, दे आर कोहेसिन्स आर continuously unloaded from DNA by the action of cohesin unloading factors। cohesin unloading factors PDS5 and WAF
PL ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि कोहेसिन की अनलोडिंग का काम करता है। तो आपको ये भी याद रखना है, कोहेसिन अनलोडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो ये दोनों हैं, ठीक है, PDS5 एंड WAPL। ठीक है, कोहेसिन लोडिंग कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, कोहेसिन लोडिंग फैक्टर कौन से हैं, SCC2 एंड SCC4। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जीवन में डीएनए पे कोहेसिन की लोडिंग करते हैं। लेकिन कोहेसिन की लोडिंग अगर उसमें देखा जाए जीवन फेज में कोहेसिन और डीएनए का जो इंटरेक्शन है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब कि वहां पे कोहेसिन जुड़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और निकलते रहेंगे। ठीक है, तो उसको अनलोड करने का काम कौन करता है, वहां पे अनलोड करने का काम करता है अनलोडिंग फैक्टर है या अनलोडिंग कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि बना होता है PDS एंड WAPL से। ये क्या करता है, कोहेसिन को रिमूव करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोड होना एंड अनलोड होना, ये डायनेमिक प्रोसेस क्यों चल रही है, ये डायनेमिक प्रोसेस इसलिए चल रही है क्योंकि जीवन फेज में जीन का एक्सप्रेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, एस फेज में क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जीवन फेज में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहे होंगे और उनसे प्रोटीन बन रही होगी। तो अगर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है तो ये जरूरी है कि डीएनए ओपन रहे। तो उसके ओपन होने के लिए कि जहां पे डीएनए को ट्रांसक्राइब होना है वहां से अनलोडिंग हो जाती है, जहां से ट्रांसक्राइब नहीं होना है वहां से लोडिंग हो जाती है, वहां पे लोडिंग हो जाती है इनकी। ठीक है, तो बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए इस डायनेमिक नेचर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को कोहेसिन्स कैसे रेगुलेट करेंगी, कोहेसिन क्या करती है, क्रोमेटिन में लूप का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोहेसिन्स किस तरीके से जीन के रेगुलेशन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। ये जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकती हैं और जीन एक्सप्रेशन को घटा भी सकती हैं। ठीक है, तो करती कैसे हैं, कोहेसिन्स क्या करती हैं, वो डीएनए में लूप फॉर्मेशन करती हैं। और उस लूप फॉर्मेशन से क्या होता है मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताऊंगा। कुछ वहां पे जीन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको इनहांसर्स कहते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिप्रेसर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोहेसिन लूप का फॉर्मेशन करती हैं तो जिन जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट होना होता है वहां पे इनहांसर को पास में ले आती हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनहांसर प्रमोटर के पास में आता है या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास में आता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करना है तो क्या करते हैं, ये ऐसे लूप का फॉर्मेशन करती हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का रिप्रेसर वाला पार्ट है डीएनए का, वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास में आ जाएगा। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास में कोई रिप्रेसर एलिमेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से कोहेसिन्स लोड होके अनलोड होके लूप का फॉर्मेशन करके जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे कोहेसिन के दो काम हो गए। पहला काम, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखेंगी। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, ये जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोहेसिन का। ठीक है, तीसरी बात यहां पे जो आपको कोहेसिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि अगर कोहेसिन प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है, अगर कोहेसिन प्रोटीन जो है नॉन फंक्शनल हो जाए, कोहेसिन प्रोटीन म्यूटेट कर जाए, नॉन फंक्शनल कब होगी, जब ये म्यूटेट हो जाएगी। म्यूटेटेड है तो क्या होगा, नो सेग्रीगेशन ऑफ नो एक्यूरेट सेग्रीगेशन, नो एक्यूरेट सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेग्रीगेशन नहीं होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स का। ठीक है, तो ये तो बात रही जीवन फेज में। मैंने कहा जीवन फेज में कोहेसिन लग तो जाएगा बट ये क्वाइट डायनेमिक होगा। ठीक है, तो कोहेसिन का जो कोहेशन वाला पार्ट है, कोहेसिव नेचर है, मतलब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखने वाला जो नेचर है, ये बेसिकली कोहेसिन्स गेन करती हैं कहां पे, एस फेज में। ठीक है, डायनेमिक नेचर से ये जो डायनेमिक लोडिंग है, इसको एक इफिशिएंट स्टेबल लोडिंग कहां पे बनेगी, ये जाकर के बनती है एस फेज में। एस फेज में जब कोहेसिन्स जुड़ती हैं आकर के डीएनए से, तब ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखते हैं क्योंकि इनकी ये अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टीज वहां पे गेन कर लेती हैं। तो किस तरीके से एस फेज में अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टीज को गेन करती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कोहेसिन्स अपना कोहेसिव रोल कहां पे गेन करती हैं, एस फेज में गेन करती हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, कोहेसिन्स acquires its cohesive nature
property in the S phase. Conversion of G1 DNA bound cohesins into the cohesive complex requires acetylation of SMC3 subunit of cohesin complex by cohesin acetyl transferases. ठीक है, कोहेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये आपको एंजाइम याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जीवन फेज में ही कोहेसिन्स डीएनए पे लोड कर दिए जाते हैं, बट ये जो कोहेसिन वहां पे जीवन फेज में लोड किए गए हैं ये डीएनए से जुड़ते रहते हैं और फिर रिमूव होते रहते हैं, अटैच होंगे रिमूव होंगे, अटैच होंगे रिमूव होंगे। ठीक है, अटैच कैसे होंगे मैंने आपको बताया, और रिमूव कैसे होंगे मैंने आपको बताया। वहां पे डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं जो लोडिंग का काम करते हैं और अनलोडिंग का काम करते हैं, और इसके थ्रू ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, जैसे ही सेल एस फेज में एंटर करेगी, एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे, और इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अब जोड़ के रखना है ताकि इनका प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके। ठीक है, तो एस फेज में क्या होगा, जब जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क से दोनों डीएनए मॉलिक्यूल निकल करके आएंगे, मैंने अभी बना के दिखाया था आपको, जैसे ही यहां से निकल करके आना शुरू होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, यहां पे आकर के कोहेसिन्स लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अब ये जो कोहेसिन लग रही है ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये अपने कोहेसिव नेचर को गेन कर लेंगे, अपनी कोहेसिव प्रॉपर्टी को गेन कर लेंगी। ठीक है, लेकिन ये जो कोहेसिन्स है ये आई जीवन से ही है, तो एस फेज में ऐसा क्या हो जाएगा कि ये कोहेसिव नेचर की हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, कन्वर्जन अगर होना है जीवन डीएनए बाउंड कोहेसिन्स का इनटू कोहेसिव कॉम्प्लेक्स में, तो क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है SMC3 सब यूनिट का, SMC3 सब यूनिट का एसिटाइलेशन होता है। एस फेज में क्या है, एस फेज में कोहेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं और ये एस फेज में ही एक्टिव होते हैं। जैसे ही सेल्स एस फेज में पहुंचेगी तो क्या होगा, कोहेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये एसिटाइलेशन करेगा किसका, SMC3 सब यूनिट का। SMC3 सब यूनिट जब एसिटाइलेट हो जाएगी तो क्या करेगी, कोहेसिन को इसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी दे देगी। अब क्या होगा, अब जो कोहेसिन डीएनए से लग रही है ये स्टेबल तरीके से डीएनए से लग जाएंगी। ठीक है, और दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स को ये बांध के रखेंगी। दिस acetylation prevents unloading of cohesins from DNA by PDS5 WAPL कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे ही SMC3 का एसिटाइलेशन होगा तो कोहेसिन अपना कोहेसिव नेचर ले लेगी और ये क्या करेगी, डीएनए को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, लेकिन वहां पे अनलोडिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, तो अनलोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या, जैसे ही एसिटाइलेशन हो गया तो अब जब कोहेसिन में SMC3 एसिटाइलेट हो जाएगी तो PDS और WAPL जो अनलोडिंग कॉम्प्लेक्सेस थे ये क्या हो जाएंगे, ये डीएनए से
कोहेसिन को अनलोड नहीं कर पाएंगे। तो कोहेसिन के यहाँ पे कोहेसिन की SMC3 सब यूनिट क्या जो एसिटाइलेशन था उसका ये सिग्निफिकेंस है कि एसिटाइलेटेड जैसे ही कोहेसिन एसिटाइलेटेड होगी तो जो कोहेसिन अनलोडिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, एसिटाइलेटेड फॉर्म में PDS WAPL काम नहीं करेंगे तो कोहेसिन की जो अनलोडिंग हो रही थी वो अनलोडिंग रुक जाएगी और कोहेसिन क्या हो जाएगा, वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा DNA के साथ में। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है वहां पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोहेसिन्स जो होती हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखती हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का जुड़े रहना इनके प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए इसेंशियल है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसी सेल्स जहां पे कोहेसिन्स म्यूटेट हो जाते हैं या अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं उनमें प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता क्रोमेटिड्स का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कोहेसिन लोडिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं वहां पे। मैंने आपको बताया था SCC2 और SCC4 ये क्या करते हैं, कोहेसिन को लोड करने का काम करते हैं। ठीक है, कोहेसिन को लोड करने का काम करते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स भी म्यूटेट हो गए जो कोहेसिन को लोड करने का काम कर रहे हैं, अगर ये फैक्टर्स भी म्यूटेट हो गए तब भी कोहेसिन की लोडिंग नहीं हो पाएगी DNA पे और क्रोमेटिड्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कोहेसिन्स जो होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कोहेसिन्स क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज देखी गई हैं या कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज देखी गई हैं जिनमें कोहेसिन मीडिएटेड जीन रेगुलेशन जो था वो डिफेक्टेड था। ठीक है, कोहेसिन मीडिएटेड जीन रेगुलेशन जो था वो डिफेक्टेड था। ऐसी बहुत सारी डिजीज या डिफेक्ट्स देखे गए हैं जिसमें कोहेसिन मीडिएटेड जीन रेगुलेशन वो डिफेक्टेड था। ठीक है, और इस तरह के ग्रुप ऑफ डिफेक्ट्स को कहा जाता है कोहेसिनोपैथीज। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोहेसिनोपैथीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोहेसिन दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ने के साथ साथ जीन रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो लॉडिस की किताब में एक पैराग्राफ में बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि कोहेसिन मीडिएटेड अगर जीन रेगुलेशन डिफेक्टिव हो जाए तो वहां पे क्या क्या हो सकता है। तो आप लोगों को अगर जानना है इसके बारे में डिटेल में तो आप लोग उस बुक से जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेल डिवीजन के बारे में बता रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज में नहीं जा रहा। तो ये तो बात रही किस तरीके से DNA का रेप्लिकेशन होगा, दोनों कॉपीज DNA की बनेगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे और कोहेसिन्स इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारी कहानी S फेज के एंड तक पहुंच चुकी है। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड्स बन चुके हैं और कोहेसिन वहां से लग चुका है, दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ चुके हैं, लिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें इनका सेग्रीगेशन कराना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे एंट्री टू माइटोसिस की, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और माइटोसिस में मैं 2 लेक्चर लगाऊंगा और उसके बाद सेल डिवीजन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।